हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमको आप 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट में सारी चीज़ों का एनालिसिस आप करेंगे कि यूपीएस क्यों फेल होता नज़र आ रहा है और क्या आपको यूपीएस में इनरोल करना चाहिए, एनपीएस से कितना बेहतर यूपीएस है, और जो सरकार जो पेंशन का टैग लगा रही है क्या वो सही पेंशन स्कीम है या फिर पेंशन स्कीम को पे आउट कहना सही है। आप जानते हैं कि जैसे 25 जनवरी 2025 को इसका गैजेट आया, तो गैजेट नोटिफिकेशन के बाद जो है जेसीएम के कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि एनपीएस से कुछ तो अच्छा हुआ। तो उस समय इसको जो है वेलकम कर रहे थे, लेकिन बाद में जेसीएम के भी जितने भी नेता है वो आपका जो है टीओआर टर्म ऑफ रेफरेंस में आपको एनपीएस और यूपीएस दोनों को स्क्रैप करने की मांग की है। तो बेसिकली हम लोग समझते हैं, बाद में हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो ये जो यूपीएस है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, यानी आपकी जितनी कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी जितनी कॉर्पस होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसके बदले जो है गवर्नमेंट एक एश्योर्ड पे आउट देने की बात करती है। लेकिन इसमें दो कंडीशन है कि आपकी जो है 25 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए और जो है इंडिविजुअल कॉर्पस आपका है वो सरकार की जो बेंचमार्क कॉर्पस है जो कि इमेजिनरी होगी उसके बराबर आपकी जो है कॉर्पस होनी चाहिए। तब आपको लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी की आधी आपको मिलेगी, वरना प्रोपोर्शनेट प्रो राटा आपकी जो है एश्योर्ड पे आउट में कमी देखने को मिलेगी। एनपीएस के बाद एनपीएस प्लस के रूप में यूपीएस को सरकार ले आती है। तो हम लोग आज कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा करेंगे कि यूपीएस क्यों फेल होती नजर आ रही है और आपको कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसको ध्यान में रखते हुए यूपीएस को चुनना है। तो हम लोग एक एक चीज़ों को बाद में एग्जाम्पल से भी आपको लाइव दिखाएंगे ताकि आपको पूरा का पूरा चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। कर्मचारियों की लगातार बढ़ती हुई विरोध के कारण सरकार जो है थोड़ी घबराहट महसूस करने लगी और एनपीएस के जगह पे यूपीएस एनपीएस का ही दूसरा रूप सरकार लेकर के आती है और इसको पैसिफाई करने की कोशिश करती है कि आप एनपीएस नहीं यूपीएस में आइए। तो जैसे सरकार अनाउंस करती है तो कर्मचारियों में रुचि जगती है, लेकिन एनपीएस के जैसा ही डिसेप्टिव स्कीम के रूप में यूपीएस निकल करके आती है। आप एक एक चीज़ों को एनपीएस और यूपीएस में भेद करके देखेंगे। एनपीएस में आप जानते हैं कि 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो कर्मचारियों का होता है और 14% जो कंट्रीब्यूशन है सरकार का होता है। ये जो 24% जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ जा रहा है, वो आपको मार्केट में लग रहा है। तो मार्केट आपका क्या परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो है कितनी एक्यूमुलेटेड पेंशन की राशि होगी और उस हिसाब से आप 60% आप लमसम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि 40% आपको भी अनिवार्यता अब आपको एन्युटी में लगाना है, आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा। और उसके बाद एनपीएस में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे आपको जो है पेंशन कम्यूटेशन नहीं था, 80 साल के बाद जो है पेंशन की रिवीजन नहीं थी, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी कि जो आप एन्युटी दे रहे हैं, एन्युटी जो खरीद रहे हैं उसका जो रिटर्न आ रहा है वो बाजार आधारित है, एश्योर्ड नहीं है। तो उसके लिए सरकार ने एनपीएस के जगह पे यूपीएस लाने का प्रावधान किया। अब यूपीएस जो आया है जो एक डिसेप्टिव स्कीम अब साफ साफ नजर आ रही है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% रहेगी, गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% का कंट्रीब्यूशन करेगी, 8.5% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी। लेकिन यह जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको दिखेगा नहीं, आपको जो है 60% आप निकाल लेंगे तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 40% फिर से आपको जो है एश्योर्ड पे आउट देने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। तो इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल से साफ साफ देखेंगे कि आखिर यूपीएस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको बढ़ कर के विरोध कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। एक जो इसमें सबसे बड़ी खामी है कि आप जब वीआर लेते हैं 20 सालों के बाद आपकी वीआर की प्रावधान यूपीएस में कर दिया गया है, तो वीआर के बाद
आपकी जो लमसम अमाउंट होगी 1 लाख 2 लाख 3 लाख वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अश्योर्ड पे आउट आपको सुपर एनुएशन के बाद शुरू होगी। अगर मान लिया जाए कि कोई 46 ईयर्स में वीआर लेता है, कोई पैरामिलिट्री का जवान 46 ईयर में पैरा जो आपका वीआर लेता है, तो 46 से लेकर के 60 ईयर तक उसकी जो है भरण पोषण कहाँ से होगी, ये सबसे बड़ी जो है बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से कि यह जो छल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल से आपको साफ साफ दिखेगा। अगर किसी की एवरेज बेसिक सैलरी जो है 45,000 है, 12 महीनों की, 25 साल उन्होंने सर्विस किया है, तो इंडिविजुअल कॉर्पस आपका है बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर हो गया। एक जो है अजम्पशन मान के चलते हैं, अगर बीच में कंट्रीब्यूशन 10 कंट्रीब्यूशन छूट जाता है किसी वजह से, आपकी सस्पेंशन हो जाती है, या आपकी बीच में किसी भी वजह से अगर कंट्रीब्यूशन छूट जाता है 10 कंट्रीब्यूशन, तो इसमें आपको इंडिविजुअल कॉर्पस में कमी आएगी, तो फिर आपकी जो एक्यूमुलेटेड पे आउट है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपने कोई जो है एक भी किस्त नहीं छोड़ा है, आपने पूरी जो कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उस हिसाब से आपकी जो पेंशन बनेगी 22,500 रुपये एश्योर्ड पे आउट यूपीएस में बनेगी। और फैमिली पेंशन कहा गया है कि आपको 60% मिलेगा, तो 22,500 का 60% हो जाता है 13,500। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। अगर मान लिया जाए कि आपने बीच में कोई किस्त ऐसा था जिसमें आपने जो है छोड़ दिया है, आप सस्पेंड रहे, तो उसमें आपकी अगर 20 लाख इंडिविजुअल कॉर्पस बन रही है, तो बेंचमार्क कॉर्पस जो अगर 25 लाख सरकार तय करती है तो उसके बराबर नहीं होती है। जब उसके बराबर नहीं होगी तो आपकी जो है पेंशन में अनुपातिक रूप से कमी देखने को मिलेगा। 22,500 से सीधे आप आ जाएंगे 18,000 पे, और उसके अनुसार 60% आपका फैमिली पेंशन यानी 10,800। आगे चलते हैं। अगर मान लिया जाए और आपने 60% निकाल लिया है, आपने 60% कॉर्पस जो है आप निकाल लिए, तो उस हिसाब से आपकी जो पे आउट बनेगी वो आपको बनेगी 9,000। तो सरकार जब वायदा करती है कि आपकी अगर 10,000 से कम है, मिनिमम जो है आपको 10,000 पे आउट मिलेगा, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपकी जो सर्विस है वो 10 साल से ऊपर होनी चाहिए, और कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसमें आपको जो है एक भी मिस नहीं होना चाहिए, या फिर आप पार्शियल विड्रॉवल नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 60% निकाल लिया था, तो अब जो है 9,000, तो 9,000 का आपको 9,000 ही मिलेगा। 9,000 का आपको 10,000 सरकार पूरा नहीं करती है। और साथ ही साथ अब जब 60% फैमिली पेंशन है तो वो हो गया 5400 रुपये। अब जो 5400 रुपये है इसकी भी मिनिमम जो है पे आउट फिक्स नहीं किया गया है। एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे और लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की 10 साल की सर्विस है, यानी कटौती महीनों की संख्या 120 हो गई, तो उस हिसाब से इनकी जो पेंशन बनेगी यानी पे आउट बनेगा 9,000 रुपये पे आउट बनेगा। तो आपको जो है गारंटीड 10,000 इस कंडीशन में मिलेगा, और फिर उसका 10,000 का आपको 60% यानी फैमिली को 6,000 रुपये पे आउट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी जैसे कंट्रीब्यूशन होगी उस के अनुसार आपकी जो है पे आउट मिलेगा। इसमें कोई जो है आपकी फैमिली पेंशन में मिनिमम पे आउट डिसाइड नहीं किया गया है। और उसके बाद चलते हैं डियरनेस रिलीफ की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर मान ली जाए कि आपकी जो है 55% डियरनेस रिलीफ है, तो अब जब नए सिरे से आपको जब यूपीएस में इनरोल करेंगे तो आपका डीए का मीटर कितना हो जाएगा, 0। यानी किसी व्यक्ति को अभी अगर मिनिमम 15,950 रुपये की मिनिमम पेंशन मिल रही है, तब अभी अगर यूपीएस में अगर आप इनरोल करेंगे तो 2160 रुपये मिनिमम जो है आपको पेंशन जो है पे आउट शुरू होगी। और दूसरी चीज कहा गया है कि फैमिली पेंशन को लिमिट कर दिया गया है। द फैमिली पे आउट इज लिमिटेड टू द लीगल वेडेड स्पाउस एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन एंड डज नॉट एक्सटेंड टू अनमैरिड, डिवोर्स और विडो डॉक्टर और डिसेबल सन्स। यानी यूपीएस जो है प्रो है एनपीएस का,
कुछ कुछ चीज़ों को, कर्मचारियों की जो मांगे थी उसको पैसिफाई करने के लिए, उसको शांत करने के लिए एनपीएस की जगह पे यूपीएस लाया गया। तो ये मान के चलिए फाइनल थॉट क्या है, जितने भी ट्रेड यूनियन है वो एनपीएस और यूपीएस दोनों को स्क्रैप करने की मांग करती है, और नहीं तो एनपीएस में जैसे कर्मचारी बदलाव चाहते थे वैसे यूपीएस में आप बदलाव कर दीजिए, यानी उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको रिटर्न कर दीजिए, वापस कर दीजिए। आप अपना 8.5% रख करके उनका कंट्रीब्यूशन वापस कर दीजिए, और दूसरी, जिस दिन से कर्मचारी वीआर लेता है उस दिन से जो है उसकी पेंशन शुरू कर दीजिए।